एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल हामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपीटेट 2026 की साइंस की टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ साउंड यानी कि ध्वनि चैप्टर को कंटिन्यू करने वाली हूँ और ये चैप्टर आज के इस सेशन में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ध्वनि का परावर्तन किस तरीके से होता है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस तरीके से होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के साथ कई सारे टॉपिक इस चैप्टर में लिंक है जो कि हम लोगों को एक एक करके यहाँ पे पढ़ने हैं और सभी टॉपिक आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। डे 12 है यहाँ पर। आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है और अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं खास करके यूपीटेट 2026 के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर साइंस, मैथ्स और सीडीपी की टॉपिक वाइज सीरीज जो है ये करा रही हूँ। यदि आप चाहें तो इससे पहले की वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको क्लासेस के अपडेट, क्लासेस के लिंक मिल जाए। अगर आपको यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन ना भी मिले तो भी आप उन क्लासेस को वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आपको सीडीपी, साइंस, मैथ्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। इनको आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। सिस्टमैटिक तरीके से सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हम शुरू करते हैं और इस सेशन को शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे नए हैं और यहाँ पर कंटेंट को लेके परेशान है कि आप लोग इस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं बट आप लोगों के पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, तो मैंने आप लोगों के लिए यूपीटेट 2026 के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया खास करके साइंस मैथ्स बैकग्राउंड कैंडिडेट के लिए। और ये जो टेलीग्राम पेड ग्रुप है इसके अंदर आपको सभी विषयों के हैंड रिटन कंटेंट जो है मेरे द्वारा यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। चाहे आप सीडीपी की बात कर लीजिए, चाहे आप साइंस की, मैथ्स की, आपको सभी विषय के जो आपके हैंड रिटन कंटेंट है वो शेयर किए जा रहे हैं। साथ ही इस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ हो गया और जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर है ये सभी भी आप लोगों को टिल एग्जाम यहाँ पे शेयर करूंगी। बेसिकली इस ग्रुप को बनाने का इनिशिएटिव यही है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे वर्किंग है, हाउसवाइफ है या किसी भी कारणवश पूरा समय आप इस तैयारी को नहीं दे पा रहे और आप अच्छे से अच्छे अंकों से इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये ग्रुप आप लोगों को कंटेंट को प्रिपेयर करने में और आप लोगों की सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने में यहाँ पे मदद करेगा। इस ग्रुप को मैंने जो कॉस्ट रखा हुआ है यहाँ पे 300 रुपए रखा हुआ है, यानी कि आपको मात्र 300 रुपए जो है एक बार यहाँ पे पेमेंट करनी है। उसके बाद आप इस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को सेक्शन वाइज सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज मैं शेयर कर रही हूँ और टिल एग्जाम आप इन कंटेंट को अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ पेजेस डेमो के आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, वहां पर आप लोगों को डिटेल 20 से 22 पेज का डेमो मिल जाएगा। आप डिटेल डेमो देख के इन नोट्स को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने साउंड चैप्टर का एक पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, तो यहाँ पर हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा, उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाला सेशन आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, जैसे लाइट के अंदर, जैसे प्रकाश के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही साउंड के अंदर भी आपको यहाँ पे परावर्तन देखने को मिलता है। अब ये परावर्तन होता कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉप वॉच है जिसको आपने इस तरीके से सेट किया। अगर एक स्टॉप वॉच आपके कमरे में रखी है और आपको वो आवाज सुनाई पड़ रही है तो एक नॉर्मल रेंज में सुनाई पड़ेगी, पर यदि हम लोग इस तरीके का पूरा सेटअप बना ले जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप वॉच की जो आवाज है वो किसी एक हार्ड यहाँ पे प्लाई में टकरा के फिर आपको वो आवाज यहाँ पे सुनाई पड़े, तो यहाँ पर इस आवाज की जो इंटेंसिटी होती है वे आपकी ज्यादा हो जाती है। तो अगर कोई भी आवाज जो है इस तरीके से किसी हार्ड वुडन प्लाई पे टकराने के बाद आपको सुनाई पड़े तो उस आवाज की क्या हो जाती है, उस आवाज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस ध्वनि का रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो लाइन है ये बेसिकली नॉर्मल को यहाँ पे दर्शाती है, जैसे आपने प्रकाश में पढ़ा है, लाइट में पढ़ा है। इसके अलावा ये जो आपका एंगल बन रहा है ये आपका है एंगल आई, जिसे आप इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
जिसे हम एंगल आई भी बोलते हैं। ये होता है आपका एंगल आर, जिसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। ये जो आपकी रे है ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि जाके टकरा रही है। ये जो रे है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो कि इस व्यक्ति को यहाँ पे सुनाई पड़ रही है। तो इसके क्या क्या नियम यहाँ पे बनते हैं, तो इसके नियम को अगर हम यहाँ पे देखें तो वही आपके जो प्रकाश के नियम है वही नियम आपके यहाँ पर भी चलेंगे। जैसे क्या क्या नियम इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि एंगल आई आपका एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ये जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वे आपका यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। साथ ही दूसरा नियम जो हमने प्रकाश में पढ़ा था वे क्या था कि जो इंसिडेंट रे होती है, यानी कि ये जो रे आपकी जा रही है ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और नॉर्मल एक ही प्लेन में होना चाहिए और एक ही प्लेन में एक ही साइड है, तो हम कहेंगे दूसरा नियम क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे बोले तो कौन सी वाली कोण, ये वाली जो रे है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टेड रे जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, यानी कि किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। और साथ ही नॉर्मल, ये कैसे होने चाहिए, ये सभी आपके सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर ये आपका नियम यहाँ पे सेट बैठता है तो आप कहेंगे कि ध्वनि का क्या हुआ, ध्वनि का परावर्तन हुआ। तो वही पॉइंट जो आप लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़ा है वही पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो परावर्तन हो रहा है, इसके क्या क्या फायदे हैं आप लोगों को ये देखना है। जैसा मैंने कहा कि ये जो आप लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ध्वनि का परावर्तन है, इससे कई सारे टॉपिक लिंक हो रहे हैं। अब एक टॉपिक किस तरीके से लिंक होंगे जरा यहाँ पे देखिए। यहाँ पर मैंने दो टर्म लिखा है, एक लिखा है एको जिसे आप गूंज या फिर प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं, और दूसरा लिखा है रिवर्बरेशन। दोनों को जरा समझते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। ये जो आपका एको है ये किस वजह से होता है, कहीं पर भी अगर बार बार रिफ्लेक्शन हो, क्या हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, तो उसकी वजह से आपका क्या बनता है, उसकी वजह से आपकी गूंज या फिर प्रतिध्वनि बनती है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर आपका इसका कारण क्या है एको का, इसका कारण है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि एको किस वजह से होता है, जहां पर भी क्या हो, जहां पर भी मल्टीपल तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो वहां पे आपका एको होगा। रिवर्बरेशन का कारण भी क्या है, रिवर्बरेशन का कारण भी आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। क्या है भाई, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसका, साउंड का, ध्वनि का। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है और दोनों को किस तरीके से हम देखेंगे। ये जो आपका एको होता है ये किस जगह पर होगा, अगर हमसे पेपर में पूछा जाए तो अगर कोई सोर्स है और वो एक यहां पे खड़ा है एक टॉल बिल्डिंग के ऊपर, ये जो सोर्स है ये कहां पे खड़ा है भाई, ये जो सोर्स है ये कहां खड़ा है, एक टॉल बिल्डिंग के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, और यहां पर है क्या, यहां पर है पहाड़। और इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने कुछ बोलना शुरू किया, इसकी आवाज जाएगी और जाके पहाड़ों से टकराएगी और वापस इसको सुनाई पड़ेगी। तो यहां पर क्या हुआ, इसकी आवाज गई और गूंज के वापस आ रही है। तो इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर प्रतिध्वनि, गूंज या फिर आप एको के नाम से जानेंगे। और ये चीज एक से ज्यादा बार होती है, आप किसी का भी नाम लेते हैं। अब देखिए अगर आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस में, तो सुसाइड पॉइंट, लवर पॉइंट, इस तरीके से जगह के नाम होते हैं। उन जगह पे आप जाके खड़े होंगे उन पीक एरिया में और चिल्लाओगे अपना नाम को, तो एक से दो बार वो आवाज आपको सुनाई पड़ती है। तो वे क्या है, वे है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक टॉल बिल्डिंग सोर्स में खड़ा होना होता है, और मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वे 17.2 मीटर का यहां पे होना चाहिए।
तो ये बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन आपका जो हो रहा है, यानी कि ध्वनि में परावर्तन जो हो रहा है, उससे आपका पहला हमारा जो केस बना वे क्या बना, वे बना आपका एको। एको जो प्रतिध्वनि है ये किस कारण से हो रहा है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हो रहा है। और कंडीशन क्या है कि कंडीशन यहाँ पे है कि आप एक टॉल बिल्डिंग में खड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जमीन में खड़े होकर इस तरीके की आवाज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप एक टॉल बिल्डिंग में खड़े हैं तब जाके क्या होगा, तब जाके एको होगा। इसके अलावा अगर मैं रिवर्बरेशन की बात करूं तो रिवर्बरेशन के लिए एक छोटी सी कंडीशन है, और वो छोटी सी कंडीशन क्या है कि आपको क्या चाहिए, आपको खाली कमरा चाहिए। क्या चाहिए भाई, खाली कमरा चाहिए, यानी कि एम्प्टी रूम चाहिए। आपने ये चीज अपने घर में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग कमरा वगैरह चेंज करते हैं या फिर हम लोग पेंट वगैरह करते हैं और अपने घर के एक एक सामान को उठा के हम बाहर पे लेके जाते हैं, तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि जैसे कमरा खाली हो जाता है तो हमें अपनी आवाज गूंजने लगती है। तो वो क्यों हो रहा है, वे आपका रिवर्बरेशन की वजह से हो रहा है। एक खाली कमरा है जहां पर आप कहीं पर खड़े हो, ठीक है जी, आप खड़े हो, आपकी आवाज टकराएगी, टकराकर इधर उधर जाएगी और इस तरीके से लगेगी। तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो परावर्तन हो रहा है, इसके लिए इसको हम रिवर्बरेशन के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि खाली कमरा चाहिए। कमरे का साइज मैटर नहीं करता, यहां पर जो साइज होगा ये मैटर नहीं करेगा। यानी कि कमरा आप लोगों का बड़ा हो छोटा हो, रिवर्बरेशन आपका हर जगह पे होगा। बस कंडीशन क्या है, कमरा खाली होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये जो एको है इसकी कंडीशन कोई मुझसे पूछ ले तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको टॉल बिल्डिंग चाहिए, यानी कि किसी ऊंची बिल्डिंग में या पहाड़ों में, किसी ऊंची बिल्डिंग में, किसी पहाड़ों में आप क्या होने चाहिए, आप खड़े होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आवाज जो है आपको गूंज के वापस सुनाई देगी और इसको बोलते हैं एको। आई होप ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर हम लोगों को ये टर्म यहाँ पे क्लियर हो गए तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रखा है अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन कैन कॉज एको। यानी कि आपको बोल रखा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, आपको ये बता रहा है। तो देखिए एको किस वजह से होता है, एको होता है आपका यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। किस वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। और इसका कोई और कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ध्वनि की जो तरंग है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि साउंड जो है आपका सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर रही है या लिक्विड मीडियम में ट्रैवल कर रही है या वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। इसका कारण ये होता है कि ध्वनि का क्या हो रहा है, ध्वनि का यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। तो ये जो है ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। जब ध्वनि का क्या होगा, परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, इस वजह से आपको वो आवाज जो है एज अ एको सुनाई देगी, प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई पड़ेगी। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे रिवर्बरेशन की बात करें तो रिवर्बरेशन को समझने के लिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि किसी ऑडिटोरियम में ध्वनि का बने रहना ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है। और यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन। अब देखिए एक ऑडिटोरियम तो वो ज्यादातर खाली होता है। अब उस ऑडिटोरियम में जो आवाज होती है वो परसिस्ट करती है, वे आपकी क्या रहती है, वे आपको बार बार सुनाई देती है और उसके अंदर बार बार क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, अगर आप किसी एम्प्टी रूम की बात करें, किसी ऑडिटोरियम की बात करें, किसी हॉल की बात करें, तो उसके अंदर अगर किसी की आवाज जो है बार बार सुनाई पड़ रही है तो उसका एक ही कारण है,
उसका कारण होता है यहाँ पर रिवर्बरेशन, जिसे आप प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर यहाँ पे प्रतिध्वनि हो रही होगी, जिस वजह से हमें वो आवाज जो है वो बार बार यहाँ पे सुनाई पड़ रही है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ रिफ्लेक्शन क्या होता है वे डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन के आपको क्या क्या नियम पढ़ने हैं। साथ ही ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों ने एक एको के बारे में समझा, और एको में आपको याद रखना है कि ये टॉल बिल्डिंग में होता है, और रिवर्बरेशन जो आपका प्रतिध्वनि है ये आपका खाली कमरे में, एम्प्टी रूम में होगा, चाहे वो ऑडिटोरियम हो सकता है, चाहे वो हॉल हो सकता है, चाहे वो जिस कमरे में आप यहाँ पे बैठे वो कमरा हो सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे समझेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कुछ और उदाहरण कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा मेगाफोन। अगर मैं इस मेगाफोन की बात करूं तो इस मेगाफोन को हम किसी रैली वगैरह में यूज कर सकते हैं। अब इस मेगाफोन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है, जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बोल रहा है तो इसकी आवाज जो है इस तरीके से जा रही है और यहां से इस तरीके से निकल रही है, तो बार बार कंटिन्यूअस जो है इसके साइड एरिया से टकरा के ये आवाज हाई इंटेंसिटी से निकलेगी। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहीं पे होता है तो इसकी इंटेंसिटी जो होती है वे क्या हो जाती है, वे बढ़ जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। और सेम यही चीज आपको हॉर्न में भी देखने को मिलेगा। इस जगह पर भी आपको इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते दिखेंगे। अब ये आपसे पूछा जाता है कि किसी एक कॉन्फ्रेंस हॉल की जो सीलिंग होती है वो कर्व क्यों बनाई जाती है। अब देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है, उस व्यक्ति की आवाज सुनने के लिए बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ऐसे में तो ज्यादातर लोग तो ये कोशिश करेंगे कि भाई उन्हें फ्रंट की सीट मिले, पीछे वालों को तो आवाज ही ना आए। अब पीछे वालों को आवाज सुनाई पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर्व सीलिंग बना सकते हैं। ये जो सीलिंग है हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कर्व बना दिया। इससे क्या फायदा हुआ, जब इस जगह से आवाज आ रही है तो ये आवाज जाके ऊपर टकराएगी, और ये आवाज टकराएगी तो ये आगे बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई पड़ेगी, थोड़े आगे जाके टकराएगी तो थोड़ा बीच में बैठे हुए लोगों को सुनाई देगी, थोड़ा और आगे टकराएगी तो इस तरीके से आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो हर व्यक्ति को आवाज जो है वो क्लियरली सुनाई पड़ेगी। और इस जगह पर भी क्या हो रहा है, इस जगह पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसके अलावा अगर मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल कि ऐसे किसी जगह पर म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है जहां पर छत ही नहीं है, तो उसकी जो सीलिंग होगी वो आप कर्व कैसे बनाओगे, तो उनमें लगाए जाते हैं क्या, उनमें लगाए जाते हैं साउंड बोर्ड। उनमें क्या लगता है भाई, उनमें लगता है साउंड बोर्ड। अगर मान के चलिए कि एक सिंगर जो है वो बीच में एक पूरा यहाँ पे सेटअप बना के बीच में खड़ा है, उसके आसपास सारी ऑडियंस है जो कि सुन रही है। अब ऐसा होगा कि आगे वालों को तो सुनाई पड़ेगा पर पीछे वालों को नहीं, तो इसके लिए लगाए जाते हैं साउंड बोर्ड। तो यहाँ पर सोर्स है जो व्यक्ति खड़ा होकर गाना गा रहा है, साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से साउंड बोर्ड लगे होते हैं, और साउंड बोर्ड भी वही काम करता है कि इससे भी आवाज टकरा के निकलती है। जैसे ही आवाज टकराएगी तो हर किसी को ये आवाज जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से ये आवाज जो है उसके अच्छी तरीके से यहाँ पे सुनाई पड़ेगी। तो जो काम कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सीलिंग कर्व का होता है वही आपका साउंड बोर्ड का होता है। इन सभी में ही क्या हो रहा है, इन सभी में ही आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये हमारे दिल की धड़कन को सुनने में मदद करता है। स्टेथोस्कोप दिखने में कुछ इस तरीके की तार के साथ लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्टर अपने कानों में लगाते हैं, और जो एक साइड होता है वे हमारी चेस्ट में लगाया जाता है ताकि हार्ट की बीट सुनाई पड़े। अब उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर हमारी हार्ट बीट इस तरीके से मूव करती है, और कंटिन्यूअस इसका क्या होता है, कंटिन्यूअस इसका रिफ्लेक्शन होता है। परावर्तन की वजह से वो आवाज की इंटेंसिटी प्रॉपर उन्हें सुनाई पड़ती है, और हार्ट बीट की मदद से ही वो हमारी ह्यूमन हेल्थ भी यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जो उदाहरण है वो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर साउंड चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन रेंज क्या होगा हियरिंग का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं किसकी मदद से, हम कान की मदद से सुनते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन ईयर्स की जो हियरिंग रेंज होती है वे आपकी यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कितने तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे कई जगह पर
20 kHz भी लिखा जाता है। दोनों ही यहाँ पे सही है। अब ये तो हो गई हमारी ह्यूमन ईयर की रेंज। अब अगर मान के चलिए कि कोई ऐसी आवाज हो जो कि इस रेंज से बाहर हो, तो उनको क्या बोलते हैं? इस रेंज से जो कम आवाज होती है इसे हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। जो कि डॉग्स वगैरह जो होते हैं वे इस आवाज को सुन पाते हैं। आपने सुना होगा कि कई बारी भूकंप आने से पहले जो जानवर होते हैं उनको पता चल जाता है। भूकंप आने से पहले, अर्थक्वेक आने से पहले जानवरों को पता चल जाता है। अब ये जो अर्थक्वेक होता है ये किस वजह से होता है? हमारे अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वे हिलती हैं, तब जाके भूकंप आता है। यानी कि वे आवाज हमें सुनाई नहीं दे पा रही, पर वे आवाज जानवरों को सुनाई देती है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज है उसे क्या बोलते हैं? उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और ऐसी आवाज जो आपकी 20,000 हर्ट्ज से आगे की होगी ये होती है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके कई सारे यूज है, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड किस हेल्प से किया जाता है? ये अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से किया जाता है। यानी कि मेडिकल फील्ड में कई सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई डिटेक्ट वगैरह पता करने में ये कई सारी चीजें यूज होती है। इसके अलावा आपने एक बैट के बारे में यानी कि चमगादड़ के बारे में सुना होगा कि ये अपने जानवरों को शिकार करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल करता है। अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमें ये पता होना चाहिए एक ह्यूमन ईयर की अगर हम हियरिंग रेंज की बात करें तो ह्यूमन ईयर की जो हियरिंग रेंज होती है वे क्या होती है? वे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। इससे जो कम की आवाज होती है उसे यहाँ पे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। कई सारे जानवर वगैरह इस आवाज को यहाँ पे महसूस कर पाते हैं, जैसे कि जो फिश होगी उनको पता चल जाता है, तभी वो ज्यादा तड़पती हैं। कभी अगर भूकंप वगैरह आने वाला है, सुनामी वगैरह आने वाला है, तो जानवरों को सबसे पहले पता चलता है क्योंकि ये आवाज वो सुन पाते हैं। इसके अलावा जैसे चमगादड़ की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, तो ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये आपका निकालते हैं ताकि अपने जानवरों की एग्जैक्ट पोजीशन का यहाँ पे पता कर सके, और ये 20,000 हर्ट्ज से आगे की रेंज होती है। अब चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग अब समझेंगे ये जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव है। अभी मैंने आपको बताया जो ऐसी रेंज जो 20 हर्ट्ज से कम हो वो इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा हो वो अल्ट्रासोनिक। अब हम यहाँ पे समझेंगे ये जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है ये आपका किसी भी मेटालिक ब्लॉक के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको पता करने में मदद करता है। कैसे? अगर मान के चलिए कि ये एक बड़ा सा मशीन का पार्ट है, ठीक है जी, इसमें एक अंदर से कोई छोटा सा क्रैक आ गया, तो क्या हम पूरे मशीन को ही रिप्लेस करते हैं? हम ऐसा नहीं करते। हम इसको यहाँ पर पता करेंगे। कैसे हम पता करेंगे? हम यहाँ से एक साइड से अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये आपका रिलीज करेंगे, दूसरे साइड लगाएंगे डिटेक्टर। डिटेक्टर जिस जगह पर ग्लो कर जाएगा वे जगह आपकी बिल्कुल ठीक है, और जिस जगह पर यहाँ पे डिफेक्ट होगा वो डिफेक्ट वाले पार्ट से आपका अल्ट्रासाउंड जो है ये आपका आगे जाएगा ही नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इतने पार्ट में क्या है, इतने पार्ट में यहाँ पर डिफेक्ट है। तो किसी भी डिफेक्ट या फ्लॉ को पता करने में मदद करता है। साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये भेजी जाती हैं, जिससे फीटल का ग्रोथ पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा कोई भी मशीन जो होती है इसे क्लीनिंग में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। साथ ही कोई किडनी स्टोन की कोई सर्जरी वगैरह करनी है तो भी अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू यहाँ पे होता है। तो कई सारे मेडिकल पर्पस में, कई सारी ऐसी जगह मशीन पार्ट्स में हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यहाँ पे यूज होता है। तो बस आपको इसके यूजेस पता होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब आपके एग्जामिनर किस तरीके की चीजें पूछ सकते हैं तो ये जरा मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करती हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे हेयरिंग रेंज का बताया कि क्या क्या हेयरिंग रेंज होता है। अब इस चीज को देखते हुए आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की जो श्रेय सीमा है वो कितनी है, यानी कि
ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग पूछ रखा है, तो 10 हर्ट्ज से तो शुरू होता नहीं है, 40 हर्ट्ज से होता नहीं है, 30 हर्ट्ज से होता नहीं है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो है एक ऑडिबल रेंज मानी जाती है हियरिंग की। इससे कम इंफ्रासोनिक, इससे ज्यादा अल्ट्रासोनिक। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि ऐसी आवाज जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह हमने अभी डिस्कस किया था कि ऐसी आवाज जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, वे चमगादड़ वगैरह यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब चमगादड़ कैसे इसे प्रयोग करते होंगे, इसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से एक क्वेश्चन जो है ये पूछ रखा है कि बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट, यानी कि अंधेरे में भी वो अपने जानवर को, यानी कि जो शिकार होता है उसको अच्छी तरीके से ये तलाश कर पाते हैं, जो चमगादड़ होते हैं। अब ये जो चमगादड़ हैं ये किस तरीके से अपने साउंड वेव को प्रोड्यूस करते हैं और किस टाइप के साउंड वेव की मदद से ये किसी भी जानवर का पता कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इनके मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो निकलती हैं, और वही अल्ट्रासोनिक वेव जो है टकरा के वापस, यानी कि ये जो शिकार होगा ये प्रे से टकराती हैं और प्रे से टकरा के उनके कानों में सुनाई पड़ती हैं। तो इससे वो दूरी जो है इस चीज को भाप लेते हैं, और इससे उन्हें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे उनका ये शिकार है। तो ये किस तरीके की साउंड वेव को यूज करते हैं, ये आपका अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने एप्लीकेशन देखे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के, कि अल्ट्रासाउंड का क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे देखना है किसके बारे में, सोनार के बारे में। अब ये सोनार क्या है, सोनार एक टेक्निक है जिसमें एक एक वर्ड का अपना मीनिंग है। एस ओ जो है वो आपका साउंड के लिए, एस ओ किसके लिए, एस ओ यहाँ पे साउंड के लिए, एन जो है वे आपका है नेविगेशन, ए जो है वो आपका है एंड, आर जो है ये किसके लिए, रेंजिंग के लिए। तो आपसे सीधा सीधा सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर आप यहां पर जो समुद्र है इसकी जो डेप्थ है, यानी कि इसकी जो गहराई है, इसको हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि कोई बोट या फिर शिप है जो कि पानी के ऊपर तैर रही है, तो अब हमें पता नहीं है कि ये जो सी बेड है, ये पूरा का पूरा समुद्र जो है वो कितना गहरा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रांसमीटर छोड़ते हैं। ट्रांसमीटर जाएगा यहाँ से, ट्रांसमीटर नीचे की तरफ जाएगा, एक सिग्नल भेजेगा नीचे की तरफ, और वो जाएगा और नीचे जाके किसी भी एक सरफेस से वो टकराएगा। और जैसे ही वो टकराएगा, टकराने के बाद ये जो सिग्नल है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये आपका डिटेक्टर पता कर लेता है। तो इस तरीके से इनके बीच की जो दूरी है, जो डेप्थ है, इससे यहाँ पे पता किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका नाम जो है क्यों रखा गया, साउंड नेविगेशन, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, और इससे आप रेंज यहाँ पे पता कर सकते हो, यानी कि इसकी सीमा अगर आप पता कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर सोनार जो है वर्क करता है। और ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से एको ही तो है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से प्रतिध्वनि का ही तो काम कर रहा है, कि पानी के अंदर आप प्रतिध्वनि यहाँ पे छोड़ रहे हो, और वही चीज आपके रिफ्लेक्ट होके वापस डिटेक्टर जो है पता कर रहा है। और जो यहाँ पर अंदर जो मशीन होगी उसमें हमें पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कि इतनी डेप्थ में आप लोगों का नीचे जो है कोई सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि उसका डिस्टेंस जो है यहाँ पर कितना है। अब आपके एग्जामिनर इस चीज को किस तरीके से यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सोनार इज अ डिवाइस दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तीन चीजें यहाँ पे मेजर करता है। एक डिस्टेंस, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, एक ये क्या मेजर करता है भाई, एक ये डिस्टेंस यानी कि दूरी, एक डायरेक्शन यानी कि दिशा, और एक स्पीड
यानी कि चाल। तो बेसिकली ये 3 चीजें यहाँ पे मेजर करने में मदद करता है। ये चीज आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पे पता चलेगी कि 3 चीजें ये आपका डिटेक्ट करने में मदद करता है और ये किस जगह पर होता है। तो ये आपका लैंड में, यानी कि ये आपका जमीन पर नहीं होता, एयर में, स्पेस में नहीं होता, या आपको पानी के नीचे ये जो है ये आपका यूज किया जाता है सोनार टेक्निक। और सोनार की अगर मुझे कोई फुल फॉर्म पूछे तो मैं क्या कहूंगी, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो है इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर के जो मोटे मोटे सारी चीजें थी वो यहाँ पे कवर की। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी जरा हम कर लेते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमसे क्या पूछ रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड, यानी कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, इसका अगर हम यहाँ पे एसआई यूनिट देखें तो इसके एसआई यूनिट हर्ट्ज है, ये हमने पढ़ा है, तो ये तो यहाँ पे गलत नहीं है। इसके अलावा अनप्लीजेंट साउंड, ऐसी ध्वनि जो कि आप यहाँ पे अप्रिय ध्वनि कहेंगे उसको हम शोर कह सकते हैं। ऐसी ध्वनि जो हमें हमारी कान के लिए अनप्लीजेंट लगे उसको हम नॉइज बोल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे सही है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि ह्यूमन बीइंग में वाइब्रेशन जो होता है वह वोकल कॉर्ड द्वारा होता है। वोकल कॉर्ड जो है साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि इस जगह पर होता है। ये मैंने आप लोगों के साथ पिछले सेशन में डिस्कस किया था, जिसको आप यहाँ पे लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा बोल रखा है साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड जो है आपका वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, तो ये आपका गलत लिखा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा गलत है। यहाँ पे साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, और साथ ही सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड में, और आखिर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आखिर में यहाँ पर गैस आ जाएगा। बल्कि वैक्यूम में तो ये आपका ट्रैवल करती नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट किया है। साथ ही आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, हमने ह्यूमन ईयर नहीं किया, वो मैं आप लोगों के साथ जब यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट डिस्कस करूंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा ब्रेन, ये सब मैं उसके साथ वो चीजें यहाँ पे कंपाइल करूंगी। बाकी साउंड चैप्टर के बाकी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। साथ ही यदि आप पेपर टू मैथ साइंस ग्रुप के कैंडिडेट हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप इस पेड ग्रुप के साथ यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं। आज के सेशन में इतना ही है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।